प्रत्येक राज्य को या प्रत्येक राष्ट्र को अपने भूभाग पर कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। उसी तरह हर राज्य को अगर वह समुद्र के किनारे है तो समुद्र में कितनी दूरी तक कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, इसके संबंध में मैं आज चर्चा करूंगा। और मैं आज भारत के परिप्रेक्ष्य में इस बात की चर्चा करूंगा कि भारत के आधार रेखा से कितनी कितनी दूरी पर समुद्र में और कितने कितने स्थानों पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जैसे भारत का ये स्थल का भाग है और इधर जल का भाग है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि कोई भी ऐसा स्थल खंड होता है, समुद्र के किनारे है, तो कहीं हो सकता है बहुत अंदर तक धंस गया हो। जैसे देखिए यहाँ है, बहुत अंदर तक ये धंस गया है। या फिर कहीं ऐसा हो जो बहुत बाहर निकल गया हो, जैसे देखिए यहाँ है भाग बाहर निकला हुआ स्थल वाला। फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भाग हमको देखने के लिए मिलता है जब हम किसी स्थल को देखते हैं जो समुद्र के किनारे है, किसी भी स्थल को, ठीक है। इसे क्रीक भी कहा जाता है। तो क्रीक हमको जहां देखने को मिलता है, तो फिर इन्हीं स्थल खंडों के उभरे हुए भाग से हम शुरू करते हैं और फिर एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये काल्पनिक रेखा जिसे हम आधार रेखा कहते हैं, उभरे हुए भाग से खींचा गया है। तो टेढ़े मेढ़े भागों को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है आधार रेखा, ठीक है। टेढ़े मेढ़े भागों को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा आधार रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए आधार रेखा, ये आधार रेखा ये हो गई आपका ब्लू वाली लाइन वाली, और फिर स्थल ये हो गया। आधार रेखा और स्थल के बीच जल है ना, यहाँ देखिए पानी होगा, यहाँ भी इतना एरिया पानी होगा, फिर ये छोटी छोटी एरिया में इधर पानी होगा। तो फिर आधार रेखा और स्थल के बीच के इसी जल को हम आंतरिक जल के नाम से कहते हैं। आंतरिक जल में बता दें कि स्टेट को भी अधिकार प्राप्त होते हैं, उसमें खुदाई करे तेल निकाले, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम लोग जीरो मानते हैं, इस आधार रेखा को हम जीरो मानते हैं। अब कोई भी आगे दूरी जब हम नापेंगे समुद्र में, फिर इसी आधार रेखा से हम मान के चलेंगे, माप के चलेंगे। अब देखिए आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर एक और रेखा होती है, ठीक है। इसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन आधार रेखा से हम जब 12 समुद्री मील की दूरी तक जाएंगे तो उसके बीच का जो एरिया बचेगा, जैसे ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक, ठीक है। ये जो भाग है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग जो है क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं कि ये क्षेत्रीय सागर है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक। इस क्षेत्रीय सागर में किसी भी देश को वह सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकार उसको अपने भूभाग पर प्राप्त है, ठीक है। मतलब क्षेत्रीय सागर में किसी देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जिस देश का क्षेत्रीय सागर है, जिस देश का वह क्षेत्रीय सागर है, उस देश को वह संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं जो उसके भूभाग पर उसको प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए आधार रेखा से जब हम 24 समुद्री मील की दूरी तक जाते हैं, आधार रेखा से जब हम 24 समुद्री मील की दूरी तक जाते हैं तो कहलाता है वो अविच्छिन्न मंडल। यानी कि यहाँ से चले गए 0 से 12 यहाँ गए, फिर 12 से यहाँ 12 और गए, तो ये जो एरिया बचा ना, ये अविच्छिन्न मंडल कहलाता है। अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल में क्या है, भारत इसमें साफ सफाई कर सकता है, ठीक है, कर लगा सकता है, या फिर इसको कई सारे भारत को या फिर किसी ऐसे देश को जिसके अंदर ये अविच्छिन्न मंडल आता है, ऐसे वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर
आधार रेखा से जब हम 200 समुद्री मील की दूरी तक जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से जब हम 200 समुद्री मील की दूरी तक जाएंगे ना आधार रेखा से, तो जो क्षेत्र बचेगा वो विशिष्ट आर्थिक मंडल के नाम से जाना जाता है। विशिष्ट आर्थिक मंडल के नाम से जाना जाता है। इस विशिष्ट आर्थिक मंडल में क्या क्या कोई देश क्या कर सकता है? कोई देश जो है यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, या फिर अगर वहाँ उसको संसाधन मिल जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन दोहन योग्य, तो उसका वो दोहन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा। आपको बताते चले कि 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील हम लोग के मील के बराबर होता है। ठीक, यहाँ के। ठीक है, एक बार फिर से सरसरी निगाह देख लेते हैं। इधर स्थल है, इसके बाद पूरा जल है। आधार रेखा किसे कहते हैं? किसी भी स्थल के और जल के टेढ़ी मेढ़ी जल में निकले हुए टेढ़े मेढ़े भाग को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा आधार रेखा कहलाती है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी जो होती है वो क्षेत्रीय सागर के नाम से जानी जाती है। इस पर किसी देश के संपूर्ण अधिकार का द्योतक है, मतलब इस क्षेत्र पर किसी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, चाहे वो जो मन सो करे। ठीक है, आधार रेखा और स्थल के बीच में जो जल पाया जाता है वो आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी अविच्छिन्न मंडल के नाम से जानी जाती है। अविच्छिन्न मंडल में किसी भी देश को साफ सफाई करने का अधिकार होता है। ठीक है, वहाँ कर लगा सकता है, कोई व्यापार हो रहा है तो वहाँ कर लगा दे, और फिर उसमें अन्य तरह के वित्तीय अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। फिर आधार रेखा से ही 200 समुद्री मील की दूरी जब हम लोग जाते हैं तो विशिष्ट आर्थिक मंडल के नाम से जाना जाता है उसे। विशिष्ट आर्थिक मंडल में कोई भी देश वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, या फिर अगर वहाँ उसको कोई प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो उसका विदोहन भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा आंतरिक जल क्या होता है, क्षेत्रीय सागर क्या होता है। ठीक है, आधार रेखा किसे कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल किसे कहते हैं, विशिष्ट आर्थिक मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ ले आधार रेखा किसे कहते हैं, तो किसी भी स्थल के और जल में निकले हुए ऊंचे नीचे उभरे हुए और धंसे हुए भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आधार रेखा कहलाती है। आंतरिक जल क्या कहलाता है? कोई पूछे आंतरिक जल किसे कहते हैं, तो आंतरिक जल आधार रेखा और स्थल के बीच का जो बचा हुआ जल होता है वही आंतरिक जल होता है। उसके बाद आता है अविच्छिन्न मंडल किसे कहते हैं, तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी के अंदर जो के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। इसमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? इसमें कोई भी देश साफ सफाई करे, कर लगाए, या फिर अन्य भी वित्तीय व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं वो लागू करे। फिर आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी क्या कहते हैं, उसे विशिष्ट आर्थिक मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है हम लोग द्वीप बना सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, या फिर वहाँ अगर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो फिर हम उसका विदोहन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो है छोटी सी चीज़ें थी। ठीक।